Yes, dear students, we have already discussed up to this point, and this was related to Meissner effect and flux penetration. Let us now continue our discussion. We can say that superconductors are non-ohmic conductors. Superconductors are non-ohmic conductors. So we will discuss by using मीजनर इफेक्ट। तो मीजनर इफेक्ट को यूज करके हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि सुपरकंडक्टर्स जो है वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रूव दिस। मीजनर इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया है उसको यूज करके हम ये देखना चाहते हैं। सो वी नो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, ये मैक्सवेल इक्वेशन हमें मालूम है दैट डेल क्रॉस E is equal to minus curly B by curly T, and from Ohm's law in vector form we know that J vector is equal to sigma E vector. Let us suppose that superconductors obey Ohm's law. Suppose superconductors obey Ohm's law, that is equation number 2. But for superconductors resistivity is equal to rho, that is equal to 0. हमें मालूम है सुपरकंडक्टर की डेफिनेशन ही ये है कि सुपरकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस या जिसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है। नाउ इन इक्वेशन 2 सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इसको के हम 1 बाय रो लिख सकते हैं। यहाँ पे रो जो है वो रेजिस्टिविटी के लिए मैंने सिंबल यूज किया है। सो अगर हम इसको पुट करते हैं 2 में, देयरफॉर वी गेट J वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय रो E वेक्टर, एंड दिस विल गिव यू मी E वेक्टर is equal to rho J vector, but rho is equal to 0. This gives E vector equal to 0. तो इससे हमें E vector equal to 0 मिल जाएगा। और हम प्रीवियस पेज में देखें, सो इसको जो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन, पुट दिस वैल्यू इन 1, पुट इन 1, इसको 1 में डाल देते हैं। तो अगर हम इसको 1 में डाल देते हैं तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी डेल क्रॉस 0 इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी। ये जो इक्वेशन है 1 की, यहां पे हमारा 0 आ जाएगा। डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, जिसके कारण ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी। इफ वी इंटीग्रेट with respect to time, then you will get B vector is equal to constant. B vector is equal to constant होने का मतलब है, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, therefore when material becomes superconductor then magnetic field flux density within the superconductor should remain constant. तो अगर इसे कंक्लूजन को हम मान लें तो हमें ये मानना पड़ेगा, अगर सुपरकंडक्टर्स ओम्स लॉ मानते हैं तो जब रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। हाउएवर ऑब्जर्वेशन मेड इन मीजनर इफेक्ट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो हम अगर मीजनर इफेक्ट वाला पेज देखें दोबारा, तो जब हमने देखा रेजिस्टेंस 0 नहीं था, और जब रेजिस्टेंस 0 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं थी, तो हमने नोटिस किया जब मटेरियल सुपरकंडक्टर बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है उसके अंदर, वो नॉन जीरो से 0 हो जाती है। तो मीजनर इफेक्ट तो हमें इसके ऑपोजिट कंक्लूजन देता है। हाउएवर ऑब्जर्वेशन मेड इन मीजनर इफेक्ट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। दैट इज, क्या ऑब्जर्वेशन है, दैट इज व्हेन रो बिकम्स 0 इनसाइड मटेरियल, उस मटेरियल को हम रादर सुपरकंडक्टर कहेंगे, देन B also becomes 0. Hence assumption made by us is wrong. हमने assumption क्या की थी, तो अगर हम पिछले पेज के ऊपर जाएं, जो हमने assumption की थी कि मान लीजिए ये हमारी assumption थी कि suppose superconductors obey Ohm's law, ये assumption wrong है। hence superconductors do not obey Ohm's law and these are non-ohmic superconductors। तो इनको हम non-ohmic superconductors को हम नॉन ओमिक मटेरियल्स कहेंगे। छोटा सा आर्टिकल था, ठीक है, इजी है। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। अब हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं। तो अगले पेज के ऊपर हम लिखते हैं परसिस्टेंट करंट्स। तो हम परसिस्टेंट करंट्स में क्या है, हमने ये एक रिंग ले लिया। प्लीज याद रखिए, ये देखने को एक आम सी चीज लग रही है, एक रिंग, ये एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का रिंग है, पर कंडक्टिंग रिंग है। इसकी ये जो थिकनेस है, ये जो डायामीटर है,
ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मीटर है। 1 मीटर आप सोच लो कितना ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर, कोई बैटरी नहीं है। अब क्या कीजिए, इसके नजदीक एक बार मैग्नेट ले लो, बहुत बड़ा बार मैग्नेट ले लीजिए, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा कॉइल है। तो बार मैग्नेट की ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो फैराडेज लॉ हमने लगाना है। बार मैग्नेट को पहले नजदीक ले जाओ, फिर इसको दूर ले आओ, और जब आप इसको दूर ले जाओगे उसके बाद दोबारा इसके नजदीक नहीं लेके आना है। सो हम क्या कहेंगे, व्हेन, तो उससे फैराडेज लॉ लग जाएगा, और जब फैराडेज लॉ लग जाएगा इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगी। व्हेन करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए सुपरकंडक्टिंग रिंग यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नोटिस कीजिए इस पूरे रिंग में बैटरी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब करंट पैदा करने के लिए हमें अल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और अल्टरनेटिव मेथड करंट पैदा करने का है फैराडेज लॉ। किसी मटेरियल के अंदर जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, उसको अगर आप चेंज कर दो तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है। और अगर सर्किट क्लोज्ड है, जैसा कि ये रिंग एक क्लोज्ड सर्किट है, तो उस ईएमएफ के कारण उस सर्किट में करंट फ्लो करने लग पड़ेगा। सो व्हेन करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए सुपरकंडक्टिंग रिंग यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब होता क्या है, नॉर्मली अगर हम मैग्नेट को दूर ले जाएं, आम अगर ये कॉइल होता, मान लो किसी कॉपर वायर का कॉइल होता, आप मैग्नेट को नजदीक लेके दूर ले जाओ, उसके बाद दोबारा कभी मत साथ लेके आओ, तो इसमें करंट थोड़ी देर के लिए पैदा होगा, पर क्योंकि आप मैग्नेट उसके बाद दोबारा इसके नजदीक कभी नहीं लेके आए, तो थोड़ी देर बाद ये करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की वायर का रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या होता है कि द करंट प्रोड्यूस्ड इन द रिंग, इन द सुपरकंडक्टिंग रिंग डिड नॉट डाई, वो करंट खत्म नहीं हुआ, ठीक है। इवन फॉर, तो हमने एक बार मैग्नेट इसके नजदीक ले गए और वापस ले आए, और ये करंट खत्म नहीं हुआ, और एक्सपेरिमेंट करके देखा 1 साल तक ये करंट खत्म नहीं हुआ, इवन फॉर ए ईयर। और 1 साल के बाद जब हमने दोबारा इसकी रीडिंग ली, इसमें से जो करंट पास कर रहा था, तो वो बहुत ही कम करंट का पास हुआ था। सो हमने इट वाज ऑब्जर्व्ड या एनालाइज्ड, हमने इसको एनालाइज करके देखा कि 1 साल बाद जितना करंट खत्म हुआ है, कम हुआ है, अगर हम उसको हर साल में उतने परसेंट करंट डिक्रीज करते जाएं हर साल बाद, तो हमने क्या नोटिस किया, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट करंट कैन कंटिन्यू टू पास थ्रू सुपरकंडक्टिंग रिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर डाइंग आउट। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किया था, उसकी जब प्रेडिक्शन निकाली, तो हमने नोटिस किया कि जिस रेट से करंट डिक्रीज हो रहा है, इस करंट को जीरो होने के लिए 12,000 साल लगेंगे, पूरी तरह जीरो होने के लिए। ये क्यों? क्योंकि करंट को डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस, और इस रिंग का रेजिस्टेंस नामात्र के बराबर है। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं परसिस्टेंट करंट्स, और सुपरकंडक्टिंग रिंग्स को हम इसलिए कह सकते हैं, जैसे कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, so superconducting rings can be used for current storing device. This phenomena of no loss और negligible loss भी आप कह सकते हो of current in a superconducting ring is called persistent currents. इस phenomena को persistent current phenomena कहते हैं, और ये phenomena भी यही बताता है कि सुपरकंडक्टर्स जो हैं डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, यानी कि सुपरकंडक्टर्स नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। सुपरकंडक्टिविटी से पहले मरकरी आप कैसे जानते थे, एज ए कंडक्टर और एज ए सुपरकंडक्टर? तो मेरा क्वेश्चन है कि असल में मरकरी कंडक्टर है या सुपरकंडक्टर है? जवाब है ये दोनों है। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 4.2 केल्विन है तो मरकरी को कंडक्टर कहना चाहिए, और अगर टेम्परेचर 4.2 केल्विन से लेस है तो मरकरी को क्या कहना चाहिए? सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर। आज के बाद ये याद रखना है, जब भी किसी सब्सटेंस को सुपरकंडक्टर कहा जाएगा तो ये अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है? इट ऑलवेज मींस दैट वी हैव केप्ट, हमने क्या कर रखा होगा वहां पे, टेम्परेचर लेस देन टीसी, एच लेस देन एचसी, और आई लेस देन आईसी। ये तीनों कंडीशंस हमने सेटिस्फाई करवाई होंगी। आप नोटिस कीजिए, अगर मैं आपको फिगर दिखा दूं तो करंट यहां से चलेगा, ऐसे घूमता ही रहेगा, क्योंकि इसका सर्किट ब्रेक नहीं हुआ तो वो चलता ही रहेगा ऐसे। इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? मैकेनिक्स में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? जब तक किसी को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक वो चलती रहेगी, ठीक कह रहा हूं। और इलेक्ट्रिसिटी में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? जब तक किसी को रोकने के लिए रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है,
उस मटेरियल में से करंट पास करता रहेगा। ठीक है, ओके सर। समझ लग रही है? तो ये रीजन है इसका। इसको लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कह सकते हैं। रेसिस्टेंट करंट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ मास इनर्शिया है। चलती चीज चलती रहेगी, रुकी चीज रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहरी बल नहीं लगता। और इसी तरह सुपर कंडक्टर में क्या है, करंट तब तक जारी रहेगा जब तक उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता ही नहीं, तो उसमें आपने एक बार करंट पैदा कर दिया वो कभी खत्म नहीं होगा आइडियली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारा फ्लक्स पेनिट्रेशन। फ्लक्स पेनिट्रेशन में क्या है कि ये एक थिन, बहुत ही थिन फिल्म है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की। इट इज ए थिन फिल्म। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अब हम इसकी कूलिंग कर देते हैं बिल्कुल उसी तरह। और हैरानी वाली बात यह है कि जब हमने इसको कूल कर दिया तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से अभी भी पास कर रही हैं। ये मीजनर इफेक्ट के उलट है। हमने मीजनर इफेक्ट में क्या देखा था, जब हम टेम्परेचर लेस देन टीसी कर देते हैं, यहाँ पे R नॉट इक्वल टू 0 है, स्टेट नॉर्मल है, टेम्परेचर ग्रेटर देन टीसी है, H ऑब्वियसली लेस देन HC है। हमने कूल कर दिया, R 0 हो गया, N की बजाय स्टेट सुपर कंडक्टिंग हो गई, टेम्परेचर लेस देन टीसी हो गया, H लेस देन HC हो गया, लेकिन फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकली मटेरियल में से। तो फ्लक्स पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ very thin film is decreased, film of superconductor, very thin film of superconductor is decreased below TC, then field lines are not expelled out of the material। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे कहेंगे, तो that is these lines continue to pass through the material। this phenomena, अब इसका रीजन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। this phenomena is called flux penetration। कारण तो इसका नहीं मैंने बताया, लेकिन एक कंक्लूजन निकल सकती है इस ऑब्जर्वेशन से। कंक्लूजन ये निकल सकती है कि अगर यही फिगर हम मीजनर इफेक्ट में देखें यहां पे, तो फील्ड लाइंस बाहर निकल गई और मटेरियल था बल्कि थिक। ठीक है, और यहां पे मटेरियल है थिन फिल्म के फॉर्म में, और मटेरियल सुपर कंडक्टर जब बन जाता है तो उसमें से फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकलती, वो उसमें से पास करने पर कंटिन्यू रहती हैं। तो कंक्लूजन है कि मीजनर इफेक्ट इज ओनली शोन बाय, मीजनर इफेक्ट इज only shown by thick superconductors, thin films of superconductors do not show Meissner effect। ये एक ऑब्जर्वेशन हमारी नई है। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स। तो अगर हम मीजनर इफेक्ट को देखें, ये है मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है। उससे हमने एक कंक्लूजन निकाली कि M और H के बीच में ग्राफ ऐसा होना चाहिए, HC से नीचे नीचे M will increase with H, और HC से बाहर H बढ़ाने से M बढ़ता नहीं है और मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। तो हम ये बात कहेंगे, so it was predicted from observation of Meissner effect that graph between M and H will be a straight line passing through origin and this graph will extend up to HC। हमारी ये प्रेडिक्शन थी, अगर M और H के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा और ये ग्राफ HC तक एक्सटेंड करेगा। However, जब ये हमने फैक्ट जो है, however, when this fact was being verified for different materials, then two kinds of variation graphs between M and H were observed as shown in figures below। एक ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा ही है H और M के बीच में, और यहां पर मटेरियल होता है सुपर कंडक्टिंग 0 से HC तक, यहां पर मटेरियल होता है नॉर्मल। और जो मटेरियल्स इस तरह का ग्राफ जो कि हमें होना चाहिए, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते थे, बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ वेरिएशन दे देते हैं बिटवीन M एंड H के बीच में, तो उस मटेरियल को हम टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहते हैं। टाइप 1 सुपरकंडक्टर का ग्राफ ऐसा होता है, और इसको सॉफ्ट सुपरकंडक्टर भी कहते हैं, और इसको आइडियल सुपरकंडक्टर भी कहते हैं। और अगर बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, क्योंकि इस ग्राफ को हमने वेरीफाई करने की कोशिश की, तो बहुत सारे मटेरियल्स ने ग्राफ इस तरह का नहीं दिया। वो कुछ देर के लिए तो मीजनर इफेक्ट को ओबे करते रहे, उसके बाद उनका ग्राफ एग्जैक्टली जैसे ये गया HC के ऊपर जाके ऑल ऑफ ए सडन M की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन यहां पे क्या हुआ, HC इनकी जो आई वो उसको हमने HC1 कहा, और ऑल ऑफ ए सडन इसकी जो M की वैल्यू 0 नहीं आई,
एक खास वैल्यू ऑफ Hc के बाद इनका जो m की वैल्यू है वो डिक्रीज होने लग पड़ी और एक H की एक दूसरी खास वैल्यू के ऊपर जाके इसकी वैल्यू 0 हुई। और इसमें क्या हुआ, यहां पर मटेरियल 0 से लेके Hc1 तक सुपर कंडक्टिंग था और यहां से लेके यहां तक ये मटेरियल थोड़ा सा सुपर कंडक्टिंग, मींस सारे के सारे मटेरियल में रेजिस्टेंस 0 नहीं हुआ और थोड़ा सा नॉर्मल, यानी कि दोनों का सुपर कंडक्टिंग और नॉर्मल कंडक्टर का मिक्सचर, और यहां तक ऐसा हुआ। और इसके बाद ये मटेरियल हमारा नॉर्मल कंडक्टर बन गया। तो हुआ क्या, इसको हम, क्योंकि इसको टाइप 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही क्रिटिकल फील्ड आई, और इसको टाइप 2 इसलिए कहते हैं, टाइप 2 सुपर कंडक्टर को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो क्रिटिकल फील्ड्स आ जाती हैं। एक फील्ड वहां जहां पे जाके इसका सुपर कंडक्टिविटी लूज होनी स्टार्ट होती है, और एक फील्ड वो जहां पे जाके इसकी सुपर कंडक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसमें ऑल ऑफ ए सडन एग्जैक्टली 100% टू 0% हो जाती है Hc के ऊपर, लेकिन इसमें Hc1 के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी खत्म होना स्टार्ट होती है और पूरी तरह खत्म होती है Hc2 के ऊपर जाके। तो इसको हम सॉफ्ट की बजाय हार्ड सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं। उसका कारण है क्योंकि ये देखा गया है कि Hc2 जो हमने हार्ड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स का देखा गया है, वो ज्यादातर जो हमारी Hc की वैल्यू आती है उसके तकरीबन 100 गुना ज्यादा होता है। यानी कि पूरी तरह सुपर कंडक्टिविटी इसकी मान लो अगर 10 के ऊपर होती है, 10 एम्पियर पर मीटर के ऊपर होती है, तो इसकी पूरे तरह सुपर कंडक्टिविटी 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 के ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए इसकी सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना डिफिकल्ट होता है और इसको हम रियल सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। तो ये जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स है, ये ज्यादातर प्योर एलिमेंट्स इसको ओबे करते हैं। प्योर एलिमेंट्स ज्यादातर, टाइप 1 सुपर कंडक्टर का ग्राफ ज्यादातर प्योर एलिमेंट्स का आया और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स का ग्राफ ज्यादातर अलॉयज का आया, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव हैं टू मैग्नेटिक फील्ड और ये लेस सेंसिटिव हैं टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इनकी सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करनी इजी है, क्योंकि थोड़ी सी फील्ड बढ़ा दो सुपर कंडक्टिविटी एकदम से 0 हो जाएगी। सो इसलिए इनको सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। और इनकी सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना डिफिकल्ट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से इनकी सुपर कंडक्टिविटी धीरे धीरे से कम होती है और तकरीबन 100 गुना ज्यादा फील्ड बढ़ाने के बाद इनकी सुपर कंडक्टिविटी पूरी तरह से खत्म होती है। सो हमने क्या नोटिस किया कि मेनी मटेरियल्स, मोस्टली एलिमेंट्स, ओबे Meissner effect very strictly and have only one critical field. When applied field is just increased beyond Hc, then whole of material loses superconductivity all of a sudden. These materials are not commercially, sorry यहाँ पे सही नहीं लिखा गया, important, although these are ideal superconductors and obey Meissner effect perfectly. ये तो पहले ग्राफ की एक्सप्लेनेशन हो गई, जो मैंने बोला था उसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया। अब दूसरे ग्राफ की, however many other materials alloys of metals and non-metals obey Meissner effect only up to certain field Hc1, और उसको कहते हैं called first critical field. Beyond Hc1 superconductivity starts decreasing slowly and it is completely destroyed at very higher value Hc2 called second critical field. From 0 to Hc1 material is perfectly superconductor. From Hc1 to Hc2 इसको कहते हैं कार्ड वोर्टेक्स स्टेट। मटेरियल कौन सी स्टेट में होता है? वोर्टेक्स स्टेट में। इसको फिगर में भी लिख देता हूं। ये जो स्टेट है यहां से लेके यहां तक की, Hc1 से लेके Hc2 तक, इसको वोर्टेक्स स्टेट भी कहते हैं। तो होता क्या है, from Hc1 to Hc2 material is partially superconducting and partially normal. And last line, beyond Hc2 superconductivity is completely destroyed. ठीक है, and material becomes normal conductor. आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आज वाला इजी था। यहां से यहां तक ग्राफ देखो ऐसे बनना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया, लेकिन उसके बाद ये कर्व बन गया। जब तक ये स्ट्रेट लाइन रहा पासिंग थ्रू ओरिजिन, तब तक हम कहेंगे कि इसने मीजनर इफेक्ट को ओबे किया है। यानी कि जैसे जैसे
इस तरफ मैंने वेरिएबल नहीं लिखा, इस तरफ वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की वैसे वैसे m बढ़ता रहा, तो मटेरियल पूरी तरह सुपर कंडक्टर था, यानी कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी कलेयन नहीं हुआ। आप याद रखो, आपने प्लस 2 क्लास में पढ़ा हुआ है व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो जवाब है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कलेयन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द आयंस इन द मटेरियल। तो क्या हुआ, यहां से यहां तक एक भी इलेक्ट्रॉन का किसी आयन के साथ कलेयन नहीं हुआ, तो रेजिस्टेंस 0 है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे उसके क्या हुआ कि 100 के 100% इलेक्ट्रॉन्स कलेयन नहीं कर रहे थे, यहाँ पे 0% इलेक्ट्रॉन्स कलेयन नहीं कर रहे थे, यानी कि सभी ने कलेयंस करना स्टार्ट कर दिया। अब Hc1 से जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में रैंडमनेस बढ़ने लग पड़ी, जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होगा तो उनके कलेयंस आयंस के साथ बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हमने फील्ड बढ़ाई रैंडमनेस बढ़ने लग पड़ी और Hc2 के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इतना रैंडम हो गया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के कलेयन होने लग पड़े, उसके बाद वो नॉर्मल कंडक्टर बन गया। सो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की गिनती कम होती गई और जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी गिनती बढ़ती गई, ऐसा ऑब्जर्व हुआ है। और कोई क्वेश्चन? सर कलेयन क्या होता है? कलेयन टक्कर, ओके। COLLISION। ओके, अब मैं रुकता हूं। थैंक